We'll move on to the next problem, that is constipation. It's a very common problem in children. Probably it is not given that much of importance, लेकिन जब होता है, जब समस्या करके आपके सामने जब आती है, तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या होती है। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों ठीक करनी है, मैंने तो पहले बता दिया कि इसके साइड इफेक्ट में रिकरेंट यूटीआई होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, फिशर्स बच्चों में पाई जाती है इसकी वजह से, एनल रीजन में कंटिन्यूसली ईचिंग होना, यह भी कॉन्स्टिपेशन का साइड इफेक्ट होता है। तो अब इसका कारण अगर देखा जाए तो आजकल में जो बहुत प्रचलित है, कांस्टेंट यूज ऑफ डायपर इज अगेन प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ये प्रॉब्लम इस तरह से है क्योंकि बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग ही नहीं मिल पाती, कब कब मसल रिलैक्स करने हैं और कब टॉयलेट करनी है। तो इट हैपेंस एज एंड व्हेन द चाइल्ड फील्स लाइक एम्प्टिंग हिज bowel, the child does it. So there is no particular pattern followed, there is no rule to be followed. So a continuous diaper use is it's again a problem. It causes constipation. So improper toilet training, diet change, erratic diet change in the sense, uh, आज यकायक कोई 14 दिन की छुट्टी पे गया या 7 दिन कहीं बाहर गाँव गया, तो पूरा जो है वो डाइट गड़बड़ा जाता है, तो भी एक्यूट कॉन्स्टिपेशन बच्चों में हो जाती है। विदहोल्डिंग बच्चों में बहुत बार पाई जाती है। तो वही खेलते उठते समय, बैठते समय, या आई मीन खेल कूद में इतने मशरूफ हो जाते हैं तो उनको बात का एहसास ही नहीं हो जाता कि अपनो वी नीड टू अटेंड द नेचर्स कॉल। So that is again a problem. Continue, and this happens after over a period of time. Then it becomes a vicious cycle. तो फिर उनको constipation की आदत ही लग जाती है। So withholding and uh, parental counseling in this is utterly important. क्योंकि माँ बाप को पहले समझ में आना चाहिए कि this is a problem which should be given a proper attention to. तो parental counseling is great, बहुत important है। Change in diet, daily routine, ये मंत्रा है। आप डाइट थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, टाइमिंग हल्के से चेंज कर लीजिएगा, आस्क द चाइल्ड टू हैव इट्स डिनर अर्ली, थोड़ा सा 7:30-8 बजे अगर उसका डिनर हो जाता है, सो बॉयल गेट्स अ गुड टाइम टू डाइजेस्ट द फूड। तो डाइजेशन अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली द एंड रिजल्ट इन द मॉर्निंग विल बी गुड। रफेज ज्यादा मिलाना है, इट्स अ कॉमन सेंस, जितना ज्यादा रफेज खाओगे, हरी पत्तियां जितने खाओगे, उतना जो है दैट विल बी अ बॉयल फॉर्मिंग एंड देन कॉन्स्टिपेशन विल बी रिलीज। As far as medicines are concerned, Ayurveda Kapila, I'll always go for Ayurveda Kapila. Uh, अगर कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक है, बच्चों को फिशर्स की समस्या तक अगर कॉन्स्टिपेशन बढ़ गई है, तो आरगवत कपिला के साथ में दशमूलारिष्ट और द्राक्षास्व, ये नियमित तौर पे एज अ रसायन देना बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। आरगवत कपिला रात में दे दीजिएगा, दशमूलारिष्ट और द्राक्षास्व साथ में, 1 चम्मच दशमूलारिष्ट, 1 चम्मच द्राक्षास्व साथ में मिला के बच्चों को दिन में 2 बार आप दे दीजिएगा, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से डेफिनेटली छुटकारा मिल जाएगा। Now this itself is a very big topic, ADHD. I'll try to just cover up with few tips, with this ADHD. ADHD आपको सबको मालूम है, this is attention deficit hyperactive disorder. Yeah, it's a difficulty in long periods of attention, हाइपर एक्टिविटी उसमें बहुत होती है, इम्पल्सिव बिहेवियर आपको मिलता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में पाई जाती है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज चाइल्ड सफर फ्रॉम स्कोलास्टिक बैकवर्डनेस। तो ये समस्या एडीएचडी में आपको आराम से मिल जाएगी। देर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ एडीएचडी। एक इनएक्टिव एडीएचडी होती है, एक हाइपर एक्टिव होती है और एक कंबाइंड होती है। सो इनएक्टिव मतलब ऐसा होता है कि आप बच्चों से अगर मान लो, जो इफ यू आस्क द चाइल्ड्स नेम, बच्चा आपकी तरफ देखेगा ही नहीं, बच्चा अपने आप में ही मशगूल है, वो यहाँ वहाँ ज्यादा दिखता नहीं, अपने आप में ही है, एंड देन दैट इज नोन एज प्रोबब्ली द इनएक्टिव एडीएचडी। हाइपर एक्टिव में इसका विपरीत रहेगा, बच्चा आप जितने भी आप एक सवाल पूछोगे तो बच्चा 10 जवाब देगा। तो चाइल्ड विल प्रोबेबली उसमें रिलेटिव में नहीं रहेगा, रिलेशन में नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा बोलते बहुत रहता है। वो आपकी बात बीच में काट के अपनी खुद की बात चलना चालू कर लेगा। तो दैट इज हाइपर एक्टिव, एंड देन कंबाइंड ऑब्वियसली इट्स अ मिक्सचर ऑफ दोनों का, है ना। तो ये मॉडर्न में भी वात पित्त कफ और उसके साथ में सम्मिलित अवस्था भी मिल जाती है, ऐसा ही है। तो शुगर probably is a suspect in developing ADHD. So बहुत सारे देशों में इसके ऊपर अभी रिसर्च चालू है।
लेकिन in many of the cases, I mean many of the case papers, many of the studies, it is hinted that extra amount of sugar is could be a culprit behind developing ADHD. So बहुत अगर बच्चा शुगरी चीज खाता है, बहुत मीठा खाता है, तो इसमें ADHD की बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। डेफिनेटली ADHD कुड बी हेरिडिटी, उसमें वो जेनेटिक लिंकेज भी होती है, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उसमें टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिसिटी आई मीन फ्रॉम मैटरनल साइड ऑल्सो, या फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी भी एक है। लेकिन बाहर मतलब आफ्टर आफ्टर द बर्थ, इफ द चाइल्ड इज हैविंग टू मच ऑफ शुगरी फूड, then also there is a problem of developing chances of developing ADHD. So child with child with ADHD may likely develop other mental conditions like conduct disorders, learning disabilities, anxiety disorders, OCD. तो ये सारी समस्याएं ADHD होने के कारण डेवलप हो सकती है जैसे जैसे बच्चा बढ़ते रहता है। बहुत सारी मैंने केस देखी थी, उसमें द चाइल्ड वाज ADHD एंड हाउ इट केम टू लाइट, बिकॉज बच्चे को ना चोरी करने की आदत लग गई थी। ही वाज इन स्कूल, लेकिन वो किसी का पेंसिल चुरा लिया, किसी का पेन चुरा लिया, किसी का फलाना चीज फिराना चीज उसने चुरा लिया। तो आफ्टर उसका जब काउंसलिंग हुआ या उसका जब प्रॉपर स्क्रीनिंग हुआ, देन वी केम टू कंक्लूजन दैट चाइल्ड इज हैविंग ADHD. सो अगेन दिस आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ ADHD। अलग अलग ADHD के मैनिफेस्टेशंस आते हैं मेंटल कंडीशंस में। So that is the reason that this just I'm just letting you know, because this underlines the importance of treating ADHD at a very early stage. Counseling of parents, again, it's very important because at times parents will be in the denial mode कि नहीं नहीं मेरा मतलब बहुत सारी बातें हो जाती है, फिर प्रैक्टिस में बोला जाता है कि नहीं नहीं इसका बाप भी ऐसा ही था, बहुत मस्ती तूफान करता था, तो नॉर्मल हो गया, अभी तो नॉर्मल है। तो they need to understand this. I mean, it is a problem with the psychology of the psychology of the child, and then it might put the child in a backward mode. थोड़ा सा scholastic backwardness हो सकता है। That is the reason we need to understand the problem. Sorry. तो इसमें आप सबको, आयुर्वेद वालों को मालूम है कि मन, बुद्धि, धी, श्रुति, स्मृति, ये सब ज्ञान संकलन करने के साधन है, ज्ञान ग्रहण करने के साधन है। इसमें भी मन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मन सही तरीके से काम करेगा तो ही ज्ञान ग्रहण का काम सही तरीके से होता है। मन का नियंता प्रणेता जो भी है, उसका चलाने वाला, उसका कंट्रोलर, उसका रूलर, दैट वायु है। साथ ही साथ में मन का गहरा संबंध रस धातु से है। तो वात पित्त कफ में सबसे प्रधान वात है, और सप्त धातु में सबसे आद्य धातु, सबसे पहला धातु रस है। तो जहाँ पे बेस है वहीं से अगर कुछ हिल गया है तो आगे के मकान जो है वो डेफिनेटली वो कमजोरी होगा। वैसे ही है, अगर रस धातु ही अगर कमकुवत है या रस धातु ही अगर कमजोर है, वो ही अगर अच्छे से नहीं बन पाया, तो मन का पोषण नहीं होता, और साथ में अगर वायु का बढ़ गया तो मन और भी संभ्रमित अवस्था में या विचलित हो जाता है। तो दिस इज समव्हाट हैपेंस इन द ADHD। आप अगर आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में अगर उसकी संप्राप्ति डाल सके तो इस तरह से शायद हो सकती है। तो इसमें डेफिनेटली घृत ये बहुत बढ़िया काम करता है। मैं एक बहुत अच्छी एक टिप मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा सबसे। ADHD में या फॉर दैट मैटर एनी मेंटल डिसऑर्डर्स में, इट कैन बी यूज्ड इन एपिलेप्सी आल्सो। पीपल के पत्ते आप ले लीजिएगा, और पीपल के पत्तों के ऊपर गरम करके थोड़ा सा गरम घी लगाइएगा। उसके ऊपर बहुत गर्म गर्म, मतलब ऐसे अभी जस्ट कुकर में से निकाला हुआ राइस उस पे रखिए, कुक किया हुआ कुक्ड राइस उस पे रखेंगे। एक दूसरा पीपल का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर आप घी लगाएंगे, वो उसके ऊपर रखेंगे, एंड देन पुट सम अमाउंट ऑफ वेट ऑन इट। आप कोई बर्तन रख दो, कोई थोड़ा सा उसके ऊपर वेट रख लो, जस्ट कीप इट लाइक दैट फॉर 5 to 10 minutes। निकाल लीजिएगा। वो राइस जो है, वो राइस आप ऐसे बच्चों को खाने के लिए दे दीजिएगा। आपको कहीं पे भी इसका मतलब संदर्भ नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से काम में आने वाली चीज है। जो मेरे गुरु ने बताया था, शायद ऐसा है कि आप
कहीं पे भी हवा नहीं हिल रही है, लेकिन हल्की सी अगर थोड़ी सी हवा भी अगर हिलती है तो पीपल के पत्तों में सबसे पहले सरसराहट होती है। तो चंचल बहुत होते हैं, तो चंचलता अगर बहुत है, वह चंचलता कम करने के लिए पीपल के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। ये उसका संदर्भ शायद आप लगा सकते हो। तो ये मैंने अपने वैयक्तिक खुद के प्रैक्टिस में बहुत बार आजमाया हुआ नुस्खा है। इट वर्क्स वेरी वेल। मान लो अगर पीपल के पत्ते, अगर आप रोजाना आपको दो दो पत्ते, कहीं आजू बाजू पीपल के पेड़ नहीं है तो वो समस्या है। अगर नहीं मिल पाती तो घी ले लीजिएगा, घी गर्म कर लीजिएगा, गर्म मतलब अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। बॉईल हो जाने के बाद में गैस बंद कर लीजिए। जितने भी पीपल के पत्ते आपके पास है, 5-6 हैं, उसमें डाल लीजिएगा। एक अपने आप जब तक वो घी शांत नहीं होता, ठंडा नहीं होता, तब तक रखिए। उसके बाद वो पीपल के पत्ते निकाल लीजिएगा। यू कैन यूज दिस घी विद द सेम एफिकेसी। तो ये बहुत अच्छा एक नुस्खा है। बाद में एक संवर्धन घृत करके काश्यप में आया है। आप सभी लोगों को तो शायद इसका संदर्भ मिलता ही है। तो लेकिन संवर्धन घृत, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई, बट नो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स दिस। दे शुड एक्चुअली, क्योंकि संवर्धन घृत की जो मतलब फलश्रुति है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी निम्न गदगद जड़ बुद्धि वाले जो होते हैं, it could be ADHD, it could be no cerebral palsy, it could be mental retardation, it could be delayed milestones, it could be anything. तो उन्हें इसका बहुत अच्छे से परिणाम मिलता है। संवर्धन घृत, मैं जब पीजी कर रहा था तो हम लोगों ने वहां पे नागपुर में हम लोगों ने तैयार किया था। एंड देन वी हैव सीन गुड रिजल्ट्स ऑफ संवर्धन घृत। पंचगव्य घृत भी बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन पंचगव्य घृत की स्मेल अगर आप या बच्चा अगर बर्दाश्त कर सकता है तो पंचगव्य घृत वंडरफुली वर्क्स वंडरफुली वेल। कल्याण घृत अदरवाइज इट्स बेस्ट चॉइस। जटामांसी सिद्ध घृत, पर्टिकुलरली ये हाइपर एक्टिविटी में ये बहुत अच्छे से काम में आता है। जटामांसी घृत आपको बाजार में प्रोबेबली नहीं मिलेगा, तो कोई समस्या नहीं है। आयुर्वेद का बैकग्राउंड है तो सबको मालूम है घृत सिद्ध कैसे करना है। जटामांसी का काढ़ा बनाइएगा, समान मात्रा में उसमें घी मिलाइएगा, और जब तक घी शेष नहीं रहता तब तक आप उसको उबालिएगा। जटामांसी का जटामांसी सिद्ध घृत बन जाएगा। ये वाकई में आप ट्राई कर लीजिएगा। ये हाइपर एक्टिव जो एडीएचडी होता है उसमें बहुत अच्छे से काम में आता है। घी आप कोई भी ले लीजिएगा, या आप जो पीपल के पत्ते का घी बनाएंगे, जटामांसी सिद्ध घृत है, जो भी घी है, पेशेंट को सिर्फ इतना बोल दीजिएगा आप घर के बनाकर घी भी रहा है तो भी वो स्टोर करते समय वो चांदी के बर्तन में स्टोर करने के लिए बोल दीजिए, और उसमें चांदी का चम्मच डुबा के रख दीजिए। ओके, सो दिस वर्क्स वेरी वेल। ये धातु का अपना संस्कार है, तो उससे भी अच्छा काम होता है। और एक आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। वेखंड जो है, वचा जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा उसको घिस कर उसका चंदन जैसा बना के, एक छोटा चांदी का चम्मच जितना रहता है उतना आप उसका क्या बोलते हैं उसका, वो गंध गंध जैसे रहता है, जितना वो गाढ़ा रहता है वैसा उसका आप रगड़िएगा उसको। उसमें प्योर सोने के, मतलब प्योर जो सोने का पतरा आता है या उसका जो रिंग आती है, उसके गिन के 20 फेरे आपको लेने हैं। 20 टाइम्स आपको उसको सर्कल में उसको घिसना है। उसमें 4 चम्मच कोई भी घी रहे, वो पीपल का घी रहे, जटामांसी सिद्ध घी रहे, आपका सादा गाय का घी रहे, वो एक साथ में मिला के बच्चे को रात को सोते समय आपको देना है। ये फॉरगेट अबाउट एडीएचडी, एडीएचडी में तो काम जरूर करेगा करेगा। ये इन जनरल ही मेध करके बहुत अच्छे से काम करता है। सो और जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको भेजा फ्राई बच्चे को दे दीजिए, या फिर भेजे का जो इधर बकरे बकरे का भेजा रहता है उसका सूप अगर बना के देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। सो प्रोबेबली स्टेम सेल थेरेपी जैसा काम करेगा, लेकिन इट वर्क्स वंडरफुली वेल। सो नाउ only 2 slides are remaining. This is the second last. Acne. The reason why I'm पेडियाट्रिक्स की मर्यादा में अभी ये बच्चे भी आ जाते हैं जिनको पिंपल्स आना चालू हो गए। तो आई हैव सीन फीमेल्स, आई मीन छोटी बच्चियां, उनको 7-8 साल की उम्र में भी पिंपल्स आना चालू हो जाता है, बिकॉज दे स्टार्ट गेटिंग देयर पीरियड्स क्वाइट अर्लियर टुडे। तो 10-12 साल में तो बहुत मतलब पीरियड्स चालू हो जाते हैं। उसके पहले भी बहुत बार उनको चालू हो जाता है। तो एक्ने अगर आप देखोगे तो ये कौमारावस्था में होने वाली समस्या है।
अब ये कुमारावस्था में होने वाली जो जो समस्या है, उसमें कुमारावस्था जो होती है, पौगंडावस्था जिसको बोलते हैं, उसमें शुक्र धातु है वो अपना अभिव्यक्ति करना चालू कर देता है या अपना कार्यारंभ करना चालू कर देता है। शुक्र धातु जब अपना काम करता है तो बहुत सारे अवयवों में परिपक्वता आनी चालू हो जाती है। एक शब्द है जिसको परिणमन बोलते हैं। ये परिणमन मतलब चेंज होना जब चालू होता है तो ये और जब फास्ट ये जो परिणमन होता है शुक्र धातु की कार्यारंभ के बाद में, तो ये परिणमन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पित्त का होता है। और यही समस्या होती है इस अवस्था में, क्योंकि इसमें पित्त का वेग जो है या पित्त का जोर जो है वो इतना बढ़ता है, और इसकी वजह से कफ को साथ में लेके ये पाक और लालिमा युक्त ऐसे जो फोड़े बनाता है, जिसको हम लोग एक्ने बोलते हैं या तारुण्य पिटिका बोलते हैं। तो ये इसकी वजह से होने की होता है। तो हमको ट्रीटमेंट करते समय पित्त का जो जोर है, पित्त का जो वेग है, वो थोड़ा सा कम करना है या उसको ठंडक देनी है। तो इसके लिए सबसे बहुत आसान सा एक आपको नुस्खा बता देता हूँ। खरवस जिसको बोलते हैं, जो गाय के या भैंस के डिलीवरी के बाद में जो पहला जो दूध आता है गाढ़ा, जिससे जो एक पदार्थ बनाते हैं उसको खरवस बोलते हैं। खरवस शक्कर से बनाया हुआ खरवस दोपहर के खाने में 1 या 2 चम्मच इन बच्चों को खाने के लिए बोल दीजिएगा। 2 महीने में यकीनन उनके एक्ने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। दूसरा एक प्रैक्टिकल ये सॉल्यूशन इसका ऐसा है, शंख भस्म। शंख भस्म 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 बार आप पेट में अगर उनको देंगे तो एक्ने की समस्या बहुत अच्छे से कम होती है। साथ साथ में जब एक्ने आना चालू हो जाता है तो बहुत सारी बच्चों को, आई मीन बहुत सारी लड़कियों को या फिर लड़कों को भी डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। तो डैंड्रफ की ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है। अदरवाइज डैंड्रफ की वजह से भी ये एक्ने की समस्या बढ़ जाती है। एक आई एम नॉट प्रमोटिंग अ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन एक प्रोडक्ट है विच आई जस्ट कांट, मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक्ने के इसमें वृक्षवटी आयुर्वेद रसशाला, आई एम सॉरी, आयुर्वेद अर्कशाला सातारा करके एक फार्मेसी है, उसकी वृक्षवटी आती है, जिसका अ, मतलब वाकई में ग्रेट समाधान है एक्ने के इसके ऊपर। अगर आप वृक्षवटी बच्चों को देते हैं, एक या बड़ों को भी अगर देते हैं, एक एक गोली दिन में 2 बार, तो जो दाग रहते हैं या फिर जो खड्डे बन जाते हैं, जो जो गड्ढे बन जाते हैं, वो अच्छे तरह से हील हो जाते हैं। बाकी साथ साथ में सूक्ष्म त्रिफला, संशमनी और एक क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये शुक्र धातु के आरंभ से होता है, तो शुक्र धातु जितना सारवान रहेगा, जितना निर्दोष रहेगा, तो वो निर्दोषत्व लाने के लिए शुक्र शोधन गण की वटी और उसके साथ में सूक्ष्म त्रिफल और संशमनी होती है। अगर सतत कंटिन्यूस 3 महीने, अगर 3 मंथ्स अगर कोई लेते हैं, तो इससे एक्ने की समस्या जड़ से इसकी निकल जाती है। सो नाउ I know I'm taking a lot of time. So this is the last slide. This is IQ enhancement. Why I'm talking on this topic is सभी लोग आते हैं बच्चों की ये समस्या लेके कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं है, या फिर उसको ध्यान में नहीं रखता है, या अभी एग्जाम्स है, सो उसके एग्जाम्स के लिए कुछ ब्रेन टॉनिक पे, तो ब्रेन टॉनिक इज अ वेरी नाइस वर्ड पॉइंट बाय द पेरेंट्स। ब्रेन टॉनिक दो, उसकी ब्रेन टॉनिक, उसकी ना आईक्यू बढ़नी है। सो सी ब्रेन टॉनिक ऐसा कुछ नहीं होता, आईक्यू एनहांसमेंट डजंट हैपन इन अ फ्लैश। I don't have a magic to improve IQ, but if you follow the guidelines, the IQ will improve magically. That I always tell the parents. ये इतना आसान है समझना। सिर्फ इंटेलिजेंट क्वेश्चन ने कारण को पहली बात बताइएगा, इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सिर्फ अपना बच्चा कितना स्कोर कार्ड लेके आता है उससे अच्छा है बच्चा कैसे बर्ताव करता है, बच्चे की सोशल क्वेश्चन कैसी है, वो भी बहुत मायने रखती है। सो पेरेंटल काउंसलिंग एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को क्या समस्या है, धीर धृति स्मृति में एग्जैक्ट समस्या क्या है, कहाँ वो गड़बड़ कर लेता है, वो ध्यान में रखिएगा। हर एक बच्चे की अपने एक लर्निंग स्टाइल होती है, विजुअल, म्यूजिकल, वर्बल, फिजिकल, फिजिकल दैट इज कैनेस्थेटिक।
वो हर एक के अपने अपने एक लर्निंग स्टाइल होती है, उसके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से अगर आप उसको सिखाएंगे या उसको पढ़ाया जाएगा तो हर बच्चा होनहार ही होता है, उसका आईक्यू वैसे भी बढ़ जाएगा. And then very important, provide, this is for the parents, and ask the parents to provide a happy environment to the child. If the environment is happy, if the environment is very refreshing, then obviously every child will definitely improve in his IQ. So ब्रेन में आप 10, नो, यू जस्ट राइट 10 एंड ऐड 15 to 20 zeros टू इट. जो भी नंबर बन पाएगा, मुझे मालूम नहीं वो नंबर कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो नंबर बन पाएगा शायद उतने कनेक्शंस होते हैं ब्रेन में. सो उतने कनेक्शंस ऑलरेडी ब्रेन में अपने हैं, वी जस्ट फेल टू यूटिलाइज दोट कनेक्शंस. तो यूटिलाइजेशन करने के लिए बच्चे को जितना आप मैक्सिमम एक्सपोजर दोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इंटरेक्शन करने की सुविधा मोहल्ला, उसको सुविधा अगर आप दोगे, उतने ही ज्यादा कनेक्शन को इस्तेमाल करेगा, उतने ही ज्यादा उसके आईक्यू जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे. टिल द एज ऑफ 2 years मैक्सिमम नेटवर्क शरीर में या ब्रेन में बन जाते हैं. 4 साल के बाद में ब्रेन की, 4 साल तक रादर, 4 साल के बाद में ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती. ग्रोथ आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द डेवलपमेंट. उसके बाद में उसकी ग्रोथ नहीं होती. तो जितना आप कर सकते हो उतना ही आप 4 साल तक जितना करोगे उतना बच्चे की आईक्यू अच्छी होती है. एंड दैट इज द रीजन. सी हियर, these are the what I'm talking about, the medical facts from the modern sciences. But then this has been same told by our acharyas probably 5000 years ago, कि माता के गर्भ से ही आपको बच्चे के आईक्यू के ऊपर ध्यान देना है, या उसके पहले ही उन्होंने शोधन चिकित्सा बोली है, फिर गर्भधारण होती है, तभी से ही ये गर्भ संस्कार में आता है. जब बच्चा पैदा होता है तभी से ही सुवर्ण का वचा या सुवर्ण भारित वचा या सुवर्ण का ये लेह, ये सब बोला है. So this is the same thing which is now modern science repeating, that you just can't do it at the age of 15 or 17 or 18. You know, it has to be done very early so that it will be in a good progressive manner में अच्छे से बच्चा IQ बढ़ता है. 82% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट 3 साल तक हो जाती है. स्टिमुलेशन एंड नर्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा है. तो ये स्टिमुलेशन जो है, तो स्टिमुलेशन आप कोई भी दे दो, आप टक्टाइल स्टिमुलेशन है, मतलब बच्चे को आप जितना हाथ से उसको खेलने के लिए बोलोगे, 2 4 5, ये इससे बच्चा ऐसा नहीं समझेगा. जब वो काउंट करेगा अपने हाथ से, 2 बॉल काउंट करेगा, 4 बॉल काउंट करेगा, सो वो कभी भूलता नहीं. सेकेंडली, विजुअल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना विजुअल करोगे, राइट नाउ ऑल्सो आई एम टॉकिंग टू यू बट यू आर वॉचिंग, एक स्लाइड देख रहे हो, जितना विजुअल कनेक्ट करते हो ना, उतना कोई भी दूसरे माध्यम से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते. तो सेंसरी मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. विजुअल जो मेमोरी होती है, दैट प्रोबेबली इट इट विजुअल, आप इसको समझाओगे, विजुअल भी आप माँ बाप को बोलोगे कि उनको विजुअली ज्यादा समझना है, उनको जितना स्लाइड दिखाएंगे. आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, आप एबीसी जब पढ़े थे तो ए के बगल में जो बड़ा सा एप्पल का जो फोटो था, वो इतने बड़े बड़े जो होते हैं इसके लिए होते हैं कि जब छोटा बच्चा वो एप्पल की तस्वीर देखता है तो उसके दिमाग में उसके छप जाती है. हम जब बड़े होते हैं तो हम लोग वी जस्ट ट्राई टू मग अप द लाइंस, वी डोंट लुक एट द विजुअल थिंग्स. हम लोगों ने जब बीएमएस किया था तो हम लोगों ने जो एनाटॉमी पढ़ी थी, जितना आप विजुअली आप देखोगे, जितना आप हार्ट खोल के देखोगे कितने चेम्बर्स है, तो जिंदगी में कोई बंदा भूलेगा नहीं कि उसमें चेम्बर्स कैसे होते हैं और मसल टोन कैसे होता है. सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द आईक्यू, यू हैव टू फोकस ऑन द विजुअल मेमोरी. नींद, स्लीप इज अटरली इंपॉर्टेंट. अगर बच्चा सोता नहीं है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता. एंड there is always a punchline I always tell to all my parents and my teachers and my students. Remember to repeat. Repeat करना कभी भूलना नहीं. Remember to repeat and repeat to remember. We always need to repeat to remember. So अभ्यास जिसको बोलते हैं, सतत जो किया जाता है उसको अभ्यास होता है. जितना अभ्यास करोगे उतना वो विजुअल मेमोरी जो है और अच्छे से शार्प हो जाती है. लास्ट ओनली वन पॉइंट, इसके लिए मेरे ख्याल से आमल की ये सर्वश्रेष्ठ रसायन है आपके मेमोरी इंक्रीज के लिए.
सारे जग में ब्राह्मी शतावरी या फिर जटामांसी, इसके लिए सोचा जाता है कि ये सबसे बड़ी ये रहेगी ना ब्रेन टॉनिक है, कि ब्रेन टॉनिक है। लेकिन मेरे ख्याल से आंवला ये सबसे अच्छा उत्तम रसायन है, क्योंकि ये ना तो सिर्फ ब्रेन को ही बढ़ाएगा, जनरल हेल्थ अगर अच्छी है बच्चे की तो डेफिनेटली आईक्यू अच्छा हो जाता है। लास्ट में जो पीपल का मैंने प्रयोग बताया था वो जटामांसी, वचा, सुवर्ण वचा करके एक प्रयोग आता है वो, और घृत, ये बहुत अच्छे से आईक्यू एनहांसमेंट में काम में आता है। विद दिस आई एंड माय टॉक।